नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन। और साथियों, इस वीडियो में सिर्फ यही वीडियो नहीं, ये वीडियो एक पूरा का पूरा सीरीज है जिसमें कि पार्ट बाय पार्ट, एक एक पार्ट में अलग अलग तरह के बाल झड़ना माने हेयर फॉल जो होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस पूरे सीरीज को जो भी लोग देख लेते हैं पूरे ध्यान से कंप्लीटली, आप विश्वास कर रहे हैं उनके लिए बाल झड़ने की समस्या जो है वो उसके एक स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। पूरा का पूरा एक सीरीज है, इस पूरे सीरीज को आप ध्यान से देख सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपके साथ अगर है हेयर फॉल का, तो आप थंबनेल देख करके भी और इस प्लेलिस्ट में जा करके हेयर फॉल करके ये प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा का पूरा वीडियो जो है देख सकते हैं, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को निकाल सकते हैं। लगभग मैंने 16 या 17 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाने का कोशिश किया है। एक-एक करके सारे पार्ट जो है नंबर वाइज़ जो है पूरे के पूरे अपलोड कर दिए जाएँगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हेयर फॉल यानी कि बाल झड़ना। साथियों, आफ्टर डिलीवरी यानी कि बच्चे के जन्म देने के बाद माँ का जो है बाल झड़ने लगना बहुत तेज़ी से, एक बहुत ही आम समस्या है। अक्सर हाँ, महिलाओं में ये पाया जाता है कि बच्चा डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद जो है महिला को जो है बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। तो आमतौर पर तो ये एक नेचुरल और बहुत आम सी बात है, कोई ख़ास इसमें घबराने जैसा होता नहीं है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बाल स्वतः ही आ जाते हैं, खुद से फिर वो बंद हो जाता है जब हार्मोन आपका नॉर्मल होता है, हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हुआ रखा होता है, वो जब नॉर्मल होता है तो फिर आपके बाल भी जो है नॉर्मली अपना आप डेवलप करते हैं, आना शुरू हो जाते हैं और आपका बाल झड़ना जो है बंद हो जाता है। लेकिन किसी-किसी केसेस में क्या होता है, किन्हीं-किन्हीं महिलाओं के साथ क्या होता है कि वो बाल फिर से नहीं आ पाते हैं। और साथियों, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है? तो उसमें हमें ये समझना होगा कि जब महिला कोई भी महिला है और वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान क्या है कि उनका एस्ट्रोजन लेवल जो बॉडी में होता है बहुत हाई रहा उन्हें चल रहा होता है। और जैसे ही बच्चा होता है डिलीवरी के जस्ट बाद जो है वो एस्ट्रोजन लेवल जो है सडनली बहुत लोअर लेवल पे चला जाता है, बहुत नीचे आता है। उसका मूल वजह जो होता है वो होता है कोलोस्ट्रम का बनना। कोलोस्ट्रम आप जान रहे होंगे, जो किसी भी महिला के बच्चा देने के बाद का जो पहला गाढ़ा पीला दूध जो होता है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। वो उनके लिए बहुत सारे तरह के इन्फेक्शंस और बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे बीमारियों से बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसके साथ-साथ उसका प्रॉपर विकास और बॉडी का इनिशियल जो उसका स्टेज होता है डेवलपमेंट का, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है आपका जो कोलेस्ट्रॉम होता है। तो उसके बनने के लिए ये जो प्रक्रिया है ना कि एस्ट्रोजन लेवल का सीधे डाउन होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये तो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन यही वो इम्बैलेंस होता है कि एक सडनली एक मतलब हाई लेवल पे एस्ट्रोजन का रहना और डायरेक्टली नीचे गिर जाना, यही जो कंडीशन है, यही इंसान में मतलब महिलाओं में क्या है कि बाल के झड़ने को प्रोवोक करता है। बाल झड़ना उनका तेज़ी से शुरू हो जाता है जस्ट ज आफ्टर डिलीवरी जो है। तो उसके लिए होम्योपैथ आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हालाँकि ये बात है कि ज़्यादातर लोगों में ये ऑटोमैटिकली ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई तरह का कोई कुछ भी सोचने जैसा नहीं है, क्योंकि होम्योपैथ एक तो सबसे पहली बात ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट आपको इससे नहीं होने जा रहा है। दूसरा कि आपके हर तरह की चीज़ में हेल्पफुल होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके प्रॉपर जो ऑर्गन्स का जो डिस्टेंशन हुआ रखा होता है, उनको भी प्रॉपर फिर से अपने स्ट्रक्चर में आने में भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है वो आपकी हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर हम इसी की बात करें तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा आपको, पहली मेडिसिन लाइकोपोडियम। और साथियों, लाइकोपोडियम इस तरह के कंडीशन के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और दूसरे मेडिसिन की बात करें साथियों, तो वो हो जाता है हमारा सल्फर। अब इसमें ये एक सोचने वाली बात है कि दोनों कोई जो है मतलब लाइकोपोडियम भी और सल्फर भी आप जान रहे हैं कि महानतम एंटीसोरिक मेडिसिन्स हैं। हालाँकि सल्फर एक तरह से सबसे बड़ा एंटीसोरिक मेडिसिन कह सकते हैं आप, लेकिन दोनों महानतम एंटीसोरिक मेडिसिन्स हैं। तो आखिर दोनों में से किसका चयन हम करें, किसका यूज़ करें, किसका ना करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। तो इसी को क्लासिफ़ाई करने के लिए मैं कुछ अदर सिम्पटम्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिसमें से पहला जो हमारा सिम्पटम हो जाता है लाइकोपोडियम के मामले में, ड्राई स्किन साथियों। तो सल्फर में भी ड्राई स्किन है, लेकिन लाइकोपोडियम में डायरेक्टली स्किन सिर्फ ड्राई होता है। सल्फर में जो है ड्राई स्किन के साथ स्किन इरप्शंस होते हैं और इचिंग वगैरह अदर तरह के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन लाइकोपोडियम में जो है डायरेक्टली ड्राई स्किन आपको देखने को मिलता है। लाइकोपोडियम के माइंड की बात करें साथियों, तो लाइकोपोडियम का पेशेंट में एक खास सिम्पटम क्या है कि वो खुद को बहुत श्रेष्ठ समझता है।
बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को उच्च श्रेणी का समझता है, बाकी लोग उसके सामने जो होता है निम्न स्तर के होते हैं। तो ये एक लाइकोपोडियम में आप विशेष लक्षण देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा क्या है कि लाइकोपोडियम का पेशेंट जब बीमार होता है, किसी भी छोटी से छोटी बीमारी से क्यों ना गुजर रहा हो, एकदम इरिटेट हो जाएगा, एकदम उसका दिमाग जो है एकदम बिल्कुल मूड जो होता है उसका हिला हुआ रहता है। उसके बाद आप सपने की अगर हम ड्रीम्स की बात करें, तो मौत जैसे सब स्वप्न जो है बहुत ज़्यादा लाइकोपोडियम का पेशेंट देखा करता है। उसके साथ साथियों अगर अदर सिम्टम्स की बात करें, तो खट्टी डकारे, कै ये सब रहना तो खैर लाइकोपोडियम में बना रहता है। एग्रावेशन की बात करें तो गर्मी के मौसम में जो है लाइकोपोडियम के पेशेंट को एग्रावेशन होता है। वही ठंडी के मौसम में जो है लाइकोपोडियम का पेशेंट ठीक रहता है। ठंडे में उसे जैसे बाल झड़ना ही है, तो गर्मी के मौसम में बाल ज़्यादा झड़ेगा उसके बनिस्बत ठंडे के मौसम में या जाड़े के मौसम में हो सकता है कि बाल झड़े ही ना। विंटर में हो सकता है विंटर्स में उसके बाल ना झड़ते हो, समर्स में बाल झड़ते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम हो जाता है आपका। सीने में जलन ये सब तो खैर रहना ही है। सीने में जलन के साथ खट्टी कै होना, डकार खट्टे डकार होना। उसके साथ-साथ खाने के बाद जो है एक अजीब-सा लाइकोपोडियम का पेशेंट है, खाने के बाद जो है ना एकदम सुस्ती-सा फ़ील होता है। खाने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता है। मतलब मील के बाद कुछ भी मील लेने के बाद जो है एकदम लेज़ीनेस सा पकड़ लेता है। तो उनके लिए भी आप लाइकोपोडियम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लाइकोपोडियम में एक बहुत बेहतर सिम्पटम, एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम क्या है माइंड में कि रो देता है किसी भी बात पर। आपका लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है मतलब कि आप उसको कोई थैंक यू भी बोले उसके लिए भी रो देगा, कोई डाँट दे उसके लिए भी रो देगा, कोई आ रहा है उसको देख कर के रो देगा, कोई उसको छोड़ के जा रहा है उसके लिए रो देगा। मतलब आँसू बहाना लाइकोपोडियम का आदत होता है। तो ये इसको ज़हन में ज़रूर रखेंगे और इस तरह के अगर लोग हैं मतलब अगर हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस महिला है। तो जो भी महिलाओं में अगर इस तरह का सिम्पटम देखने को मिलता है, तो प्लीज़ यू लाइकोपोडियम का आप यूज़ कर सकते हैं। महिलाओं में रोने का आदत होता है, इसको आपको एक बात मतलब एक कैटेगराइज़ करने का ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं का रोना, क्योंकि जानते हैं आप कि महिलाएँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो किसी बात पर उनका रोना एक अलग बात है और किसी भी बात पर रो देना जो है, वो लाइकोपोडिया है। मतलब छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, आँख से आँसू आ जाते हैं। उनके लिए लाइकोपोडियम है। क्योंकि यही ना कि किसी तरह के किसी प्रॉब्लम में, किसी टेंशन में हो और रो दें और उनको आपको लगे कि लाइकोपोडियम चाहिए, ऐसा नहीं है। और बाल झड़ने के लिए लाइकोपोडियम एक बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद साथियों हम अपने अगले मेडिसिन पर आते हैं आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल के लिए। तो साथियों अगला मेडिसिन हमारा होता है सल्फर। अब सल्फर हम कब देंगे? ये एक सवाल है। लाइकोपोडियम के बारे में आप समझ गए। सल्फर साथियों, सल्फर का सबसे बड़ा मूल जो सिम्टम, क्योंकि जानते हैं कि महानतम एंटीसोरिक मेडिसिन है ये होम्योपैथ का। डॉक्टर एनिमल साहब ने खुद खोजा था इसको। तो सल्फर हम कब दें? तो वैसे लोग जो स्किन इश्यूज से हमेशा जो है अक्सरहा परेशान रहा करते हैं, मतलब अक्सरहा उनकी स्किन में किसी न किसी तरह का इचिंग होना, इरप्शन होना, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, किसी न किसी तरह का अर्टिकेरिया वगैरह टाइप का कुछ भी स्किन इश्यूज उनके बॉडी में होते रहते हैं। उनके लिए सल्फर सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद दूसरी जो सिम्पटम होती है सल्फर की, खैर ये आप मतलब डिलीवरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक टाइम पीरियड बंधा हुआ होता है कि जैसे कि हर साल ये सिम्पटम आना, जैसे कि इसी से मान के चलिए कि हर साल उनका बाल झड़ता है। हर साल में एक फिक्स समय है कि 1 साल बाद या 6 महीना बाद ये चीज़ जो है रिपीट होता है। तो उस कंडीशन में जो है आपके लिए सल्फर एक बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है। अगर सल्फर के एग्रावेशन की बात करें, तो सल्फर का जो पेशेंट होगा उसका बारिश के मौसम में जो है उसके ज़्यादा बाल झड़ते हुए देखने को मिलेगा आपको। कि बारिश के मौसम में मतलब अगर रेनी सीजन में ज़्यादा बाल झड़ते हैं, वहीं अगर कंपेयर किया जाए आपके सूखे गर्म मौसम से, तो गर्म मौसम में उसे ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। उसे लगेगा कि नहीं, अभी मेरा बीमारी जो है ठीक रहता है। बारिश के मौसम में सल्फर का रोगी जो होता है ज़्यादा परेशान होता है। माइंड की बात करें तो इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा टाइप का दिमाग होता है, किसी भी बात पर झगड़ने जैसा एक माइंड होता है सल्फर के पेशेंट का। नहाना नहीं चाहता है सल्फर का पेशेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम क्या है कि सल्फर का पेशेंट नहाना नहीं चाहता है। नहाने से उसे लगता है जैसे उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती हैं। तो इसको ज़रूर कंसीडर करके चलेंगे। उसके साथ ही सल्फर का पेशेंट का क्या होता है, बॉडी से एक थोड़ा-सा फुल ऑर्डर में आपको फिर देखने को मिलेगा, और वो नहा भी ले, कितने भी अच्छे से नहा के आए, लेकिन उसके शरीर से हल्का-फुल्का जो है वो फुल ऑर्डर जाता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें माइंड की, तो रेस्टलेसनेस, बेचैनी जो है वो आपको देखने को मिलती है। माइंड में अगर हम ले लें तो एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम आ जाता है क्या कि सल्फर के पेशेंट को दिन में ऊँघाई आता है। दिन में तो स्लीपी स्लीपी सा फ़ील करता है, ऊँघाई आते रहता है, उबासी लिया करता है।
और रात-रात भर जगा रहता है, रात को उसे नींद नहीं आती। आँख बंद करके भी इवन ऐसा बहुत लोगों को लगेगा कि अच्छा मोबाइल चला रहे हैं और नींद नहीं आ रहा है तो फिर सल्फर चाहिए, नहीं। सल्फर का जो पेशेंट होता है वो आँख बंद करके लेटा रहता है, मोबाइल-वोबाइल सब फेंक करके लेटा रहता है 2-2 घंटा, उसे नींद नहीं आती है। और वहीं दिन में वो कुछ भी करे, वो मोबाइल चलाए या कुछ भी करे, वो नींद में रहता है। मतलब उसे लगता है जैसे ऊँघाई आ रही है, बंद करे तो आँख बंद करे तो सो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम हो जाता है आपके सल्फर के लिए। सल्फर के रोगी के अगर आप शरीर को देखेंगे तो हमेशा जो है उसका शरीर थोड़ा-सा गरम जैसा मिलेगा, बॉडी जो होता है थोड़ा-सा हीट होता है। प्यास अच्छा खासा देखने को मिलता है आपको सल्फर के रोगी में। उसके साथ ही साथियों प्यास जो है वो ठंडे पानी, मतलब कोई भी ठंडा पेय पदार्थ पीना चाहता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो ठंडा ज़्यादा पीना चाहता है बनिस्बत गर्म चीज़ों के। मतलब उसे अगर ठंडे में भी कोल्ड ड्रिंक मिले तो वो ज़्यादा पसंद करेगा बनिस्बत की चाय के। तो इस तरह के जो सिम्पटम्स होते हैं इसको ध्यान में रखना चाहिए सल्फर का चुनाव करने से पहले। अगर हम सल्फर के अपीयरेंस को देखें कि कैसा दिखता है सल्फर का पेशेंट, तो ड्राई सा स्किन, और स्किन के इश्यू से परेशान, दुबला-पतला सा, बिल्कुल कुबड़ापन आपको देखने को मिलेगा, कुबड़ा जैसा, जैसे कि उसका ये जो है आपका स्पाइन जो है थोड़ा-सा कर्वेचर बना हुआ रहता है, आगे की तरफ यहाँ पर नेक जो है उसका निकला हुआ रहता है, कुबड़ सा निकला हुआ रहता है बॉडी में। इस तरह का उसका जो रहता है ये बॉडी शेप जो होता है, ये होता है। तो ये सारी सिम्पटम्स है साथियों, इनके हिसाब से आप इसको चयन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सल्फर और लाइकोपोडियम दोनों को कहा जाता है कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक भी हैं। तो एक मेडिसिन के बाद एक मेडिसिन का भी उपयोग करना गलत नहीं होगा। उसके साथ-साथ साथियों, इस वीडियो में जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में ही बताया है कि एक वीडियो पूरा का पूरा सीरीज़ है। अगर ये सिम्पटम आपके साथ नहीं है, बाल झड़ने का कोई और सिम्पटम आपके पास है, तो उससे रिलेटेड भी इसी प्लेलिस्ट में, आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाएँ, इस चैनल के हमारे होम्योपैथ के प्लेलिस्ट में, हेयर फॉल एंड होम्योपैथ के प्लेलिस्ट में जा कर के और उसमें अपने सिम्पटम को सर्च करें। अगर हेयर फॉल से जो आप परेशान हैं, तो आपसे जो भी जिस भी कंडीशन में आपका हेयर फॉल हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा और उसमें आपका प्रॉपर जो आपके लिए सबसे बेहतर मेडिसिन जो भी होम्योपैथ में अवेलेबल है रिसर्च के आधार पे, वो आपको वहाँ मिल जाएगा उसके मेडिसिन। तो आप वहाँ जाएँ, प्लीज़ उसे खोजें, देखें और उससे फ़ायदा लें साथियों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ, अपने पॉइंट को मैं आपको क्लियरली, मतलब आपको एलुबरेट कर पाया हूँ कि क्या है आपके आफ्टर डिलीवरी बाल झड़ना, कैसे उसको ठीक करें, क्या प्रॉपर मेडिसिन हो सकती है, किस कंडीशंस में ये मेडिसिन्स लें। और वो उसके बाद साथियों एक बात मैं बतला दूँ कि आप कुछ भी अगर आपको इस वीडियो में सही लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि हर तरह के बीमारियों को थोड़ा-सा डिटेल में जाकर के आप तक लाने का जो काम है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कितना मैं कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो आप बतलाएँगे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है साथियों। जो भी लगे, कुछ सजेशन देना है या कुछ पूछना है, कुछ अगर छूट गया है, कुछ अगर आप मुझसे बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें साथियों। मैं आपके हर एक कमेंट को बहुत फ़ोकस के साथ देखता हूँ, बहुत आग्रह के साथ देखता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।